मैं हूं दिलीप शर्मा। आज हम भूगोल में पृथ्वी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। ये लरजती गरजती लहरें समुद्र तट को हौले से छूती हैं। हवाएं इन लहरों के कानों में धीरे से कुछ कहती हैं। जीव जंतु कहीं चलते हैं तो कहीं रेंगते हैं। कुछ जीव तैरते हैं तो कुछ उड़ते हैं। ये सब लाखों वर्षों के वादे और निरंतरता की कहानी कहते हैं। यह प्रभावशाली नीला गोला अंतरिक्ष में हमारा घर है, जो हजार चमकते तारों की पृष्ठभूमि पर तैर रहा है। इस नीले गोलाकार संसार का व्यास यानी डायमीटर 12,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। इसके 2/3 पानी और जीवनदायक हवा में करोड़ों जिंदगियां पलती हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पृथ्वी का स्थान सूर्य से तीसरा है। यह हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र की तरह तपता हुआ नहीं है और न ही यह मंगल की तरह काफी ठंडा है, बल्कि पृथ्वी का वातावरण हमारे अस्तित्व के योग्य है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है। साथ ही ये अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसे पृथ्वी का एक हिस्सा जहां शांति से सोता है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी चलती रहती है। पृथ्वी का अपना जीव मंडल है। पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक हवा की सघन परत है, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिससे ऊपर लगभग वैक्यूम या शून्यावकाश है। ऐसी है हमारी पृथ्वी, जिसकी उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी शांत नहीं थी, बल्कि ज्वालामुखी से बहता लावा था। भयंकर भूकंप थे, तो कहीं पुच्छल तारे, तो कहीं अंतरिक्ष से गिरते पत्थर पृथ्वी को एक उग्र रूप दे रहे थे। लेकिन हमारी पृथ्वी आई कहां से? हमने इसका जवाब तलाशना शुरू किया। करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी आकाश गंगा के किनारे पर गुरुत्व के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल सिकुड़ने लगा। गैस केंद्र में ज्यादा सघन थी और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की और भी गैस केंद्र की ओर खिंचती चली आई। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर्याप्त गैस जमकर ठोस हो गए। तब वहां एक तापमान बढ़कर इतना ज्यादा हो गया कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। फिर जन्म हुआ सूर्य का। सूर्य ने अपने न्यूक्लियर ओवन यानी नाभिकीय भट्टी को सुलगाया और आसपास के बादलों को रोशनी से नहलाया। इस नए जन्मे सूर्य के आसपास का दृश्य
निर्जन और वीरान था, क्योंकि वहां अभी तक कोई ग्रह नहीं थे। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चक्कर खाते हुए गैस और बादलों के कण आपस में जुड़ने लगे। समय बीतता गया और असंख्य छोटे और बड़े कण आपस में जुड़कर एक बड़े गोले का रूप धारण करने लगे और बची हुई गैस को सूर्य से निकली तेज हवा ने तितर बितर कर दिया। इन प्रचंड टक्करों के बीच भी कण आपस में एक दूसरे से चिपके रहे। गैसों के छल्लेदार बादल सूर्य का चक्कर काटते हुए सघन होते गए और ठोस रूप धारण करने लगे। और इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ और दूसरे ग्रह भी अस्तित्व में आए। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा था? इसके अंदर भी लगातार परिवर्तन हो रहे थे। पृथ्वी के जन्म के वक्त से ही इसके कड़े बाहरी हिस्से यानी क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली चट्टान और धातु ने अपने अंदर गर्मी धारण कर रखी थी। चट्टानों ने अपने भीतर ऊष्मा का एक और स्रोत प्रदर्शित किया, रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का स्रोत। इस गर्मी ने चट्टानों और धातुओं को पिघलाया और उन्हें द्रव बना दिया। हल्के पत्थर ऊपर की ओर बढ़ने लगे। इन्होंने द्रवित अंतर्भाग यानी लिक्विड कोर को चट्टान के भुरभुरे ढक्कन यानी मेंटल से ढक लिया। इस तरह पृथ्वी के ठोस बाहरी कड़े हिस्से यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है, कोर, मेंटल और क्रस्ट, और पृथ्वी आज भी वैसी ही है। शुरुआती अरबों वर्ष तक हमारी पृथ्वी अशांत थी। लगातार टक्करों की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टान के चमकते समुद्र की तरह दिखाई देने लगी। इस चमकते हुए समुद्र के भीतर से गैस बाहर निकलने लगी। वहां न तो महासागर थे और न ही वायुमंडल में ऑक्सीजन था। अंतरिक्ष से पहले की तरह ही पत्थरों की बमबारी एक लंबे अरसे तक होती रही। धीरे धीरे अंतरिक्ष से पत्थरों का गिरना कम हुआ और पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ठोस रूप धारण करने लगी। इस बमबारी के निशान बड़े बड़े गड्ढों के रूप में रह गए। हमारे पड़ोसी ग्रह बुध और शुक्र और साथ में मंगल और चंद्रमा पर आज भी ऐसे निशान मौजूद हैं और ऐसे निशान हमारी पृथ्वी पर भी हैं। लेकिन बाहरी सतह पर क्या हो रहा था? बाहरी कड़े हिस्से यानी क्रस्ट को कई जगहों पर तोड़कर लावा, वाष्प और गैस बाहर आ रहे थे। शुरुआती ज्वालामुखी से बहते लावा ने बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। पृथ्वी की सतह ने भयानक आंधी तूफान झेला। ज्वालामुखी गतिविधियों से वाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगी। सघन बादलों ने पृथ्वी को ढक लिया और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोका। असाधारण मात्रा में निकले गैस और वाष्प ने मिलकर पृथ्वी का वायुमंडल बनाया। लेकिन वह भाप या वाष्प कहां है? पृथ्वी के शुरुआती अरबों वर्ष में वाष्प का संघनन हुआ और वह सघन बादल बनने लगे और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी।
सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष तक बारिश होती रही। लोलैंड्स जलमग्न हो गए और पानी ऊपर आता रहा, बढ़ता रहा। पहली बदली नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी आसपास की भूमि पर फैलने लगा। पानी का स्तर और बढ़ा। जल के स्तर में बढ़ोतरी होती रही और इसकी गहराई 4 किलोमीटर से भी अधिक हो गई। आज भी पृथ्वी के अधिकतर हिस्से में पानी है, जो महासागरों के रूप में है। करीब 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे छिछले समुद्र में पनपने लगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने लगे। उसी वक्त के आसपास प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय जीव नजर आने लगे। साधारण एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से धीरे धीरे अधिक जटिल जीवों का विकास होने लगा। करीब 60 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक कैम्ब्रियन महासागर में पहले बड़े इनवर्टिब्रेट्स जंतु फले फूले। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऑर्डोवीशियन काल के समुद्र में वर्टिब्रेट्स अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं का वर्चस्व था। करीब 43 करोड़ साल पहले सिल्यूरियन महासागर में जबड़े वाली मछलियों ने फलना फूलना शुरू किया। करीब 40 करोड़ वर्ष पहले लंगफिश और शार्क जैसी मछलियों का डेवोनियन महासागर में बोलबाला था। करीब 35 करोड़ वर्ष पूर्व मछलियों ने एक अनोखा कदम आगे बढ़ाया और महासागर से निकलकर धरती पर आई और इस तरह उभयचर यानी एम्फीबियन बन गईं। पौधे और पंख वाले कीटों ने धरती पर नए उपनिवेश बनाने शुरू किए। पर्मियन पीरियड में टेक्टोनिक गति के प्रभाव से पृथ्वी के जमीन के टुकड़े आपस में टकराने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, जिसके फलस्वरूप एकल महाद्वीप पेंजिया का निर्माण हुआ। क्रमिक विकास के सरीसृप यानी रेप्टाइल्स का धरती पर आगमन हुआ। ट्रायसिक पीरियड में प्रारंभिक डायनासोर द्विपादीय, तेज और अपेक्षाकृत छोटे थे। ज्यूरेसिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डिप्लोडोकस और ब्रैकियोसोरस विचरण करते हुए दिखाई दिए। करीब 14 करोड़ वर्ष पहले विशाल महासागर में करीब 50 फीट बड़े पंखों वाले टेरोनोडोन अपने शिकार की खोज में दिखाई दिए। ये उड़ने वाले मांसाहारी
क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाने वाले ट्राइसेराटॉप्स और खूंखार टायरानोसोरस रेक्स श्रेष्ठ सरीसृप यानी रेप्टाइल में गिने जाते थे। करीब 15 करोड़ वर्षों तक डायनासोर ने पृथ्वी पर राज किया, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के अंत में डायनासोर लुप्त हो गए। हो सकता है किसी विशाल उल्का की पृथ्वी से टक्कर हुई, जिसकी वजह से जबरदस्त तूफान आया। टक्कर से उठी धूल ने सूर्य को ढक लिया। हर जगह जीव जंतु और पौधे मरने लगे। विशालकाय सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के एक्सटिंक्शन या उन्मूलन से स्तनधारियों यानी मैमल्स के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक कपिमानव होमिनोइड का आगमन हुआ। 1 से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रेमापिथेकस नामक आदिमानव का एक समूह रहता था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। करीब 40 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व के दौरान होमिनोइड परिवार की एक विलुप्त प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका में पाई गई थी। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हैबिलिस अफ्रीका में करीब 25 लाख वर्ष पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख वर्ष पहले हुआ। होमो इरेक्टस शायद पहला शिकारी था जो आग का इस्तेमाल करना जानता था। शेष हिमयुग के समय पृथ्वी का अधिकतर उत्तरी भाग बर्फ की चादर से ढका था। निएंडरथल इंसान इस हिमयुग में निवास करते थे। इनकी बड़ी नाक ठंडी हवा को फेफड़े में पहुंचाने से पहले गर्म करता था। निएंडरथल इंसान सीधे चलते थे। फिर हम जैसे आधुनिक इंसान का आगमन हुआ। डीएनए के सबूत ये दिखाते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुई। आज मानव हर महाद्वीप में है। इनकी कुल आबादी आज करीब 6.7 अरब है। अपने सभी संगी साथी प्राणधारी जीवों के साथ हम पृथ्वी की बाहरी सतह पर रहते हैं। पृथ्वी की यह बाहरी सतह बहुत कमजोर है। जल और हवा जहां हम रहते हैं, उनकी मोटाई सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की है। हम इसे जीवमंडल कहते हैं। ये 3 परतों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर एक ठोस चट्टानी बाहरी आवरण है जो पूरे ग्रह को ढकता है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से सागर तल के नीचे तक फैला हुआ है। हाइड्रोस्फीयर पृथ्वी या पृथ्वी के पास के पूरे पानी से बना है। ये महासागर, नदी, झील और यहां तक कि हवा की आर्द्रता को अपने अंदर समेटे हुए है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हवा से बना है, जिसने हमारे ग्रह को चारों तरफ से घेर रखा है।
वायुमंडल का अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह से नजदीक है, जहां ये ज्यादा सघन है। इसमें 21% ऑक्सीजन है, जो हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसमें 78% नाइट्रोजन के साथ साथ बची खुची अन्य गैस है, जो पृथ्वी की विस्फोटक उत्पत्ति के बाद पैदा हुई थी। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का मिश्रण भी है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोस्फीयर जमीन की सतह को आच्छादित करता है। पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की आपसी क्रिया से वर्षा होती है और इसी आपसी क्रिया से कहीं हिमपात भी होता है। लिथोस्फीयर में अवस्थित ज्वालामुखी के विस्फोट से लावा तथा गैस निकलती है, जो जमा होकर चट्टानें बनाती है। ये जीव मंडल हमारे ग्रह के सभी जीवित प्राणियों के लिए कीमती है। लेकिन जिस जमीन, हवा और समुद्र के विकास में अरबों वर्ष लगे हैं, उन्हें हमने ही प्रदूषित कर दिया है। जीवाश्म ईंधन या फोसिल फ्यूल के अधिकतर इस्तेमाल से हमारे वायुमंडल पर नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैस हमारे ग्रह को गर्म और अधिक गर्म बना रहा है। हमारे परितंत्र या इकोसिस्टम का संतुलन आज खतरे में है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को बचाने या नष्ट करने में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो जीवन है वो हमारा है। ये जीवन हमारे ही हाथ में है कि हम उसे बचाएं या उसका नाश करें।